हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ अंकिता चंद्रा और एक बार फिर से मैं जल्दी के इस लाइव सेशन बी फ्री सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, वो एक ऐसा विषय है जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट विषय, लेकिन वो अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि सोसाइटी उसे आज भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता जरूर बढ़ गई है और इसीलिए आज हम इस विषय को चुने हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेल इनफर्टिलिटी। आखिर किन कारणों से पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, इन तमाम चीजों पर हम आज प्रकाश डालेंगे। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अंकेश साहित्य जुड़ेंगे जो एक ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट है, सेक्सोलॉजिस्ट है और एंडोक्राइनिक एक्सपर्ट भी है। उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे इस पूरी समस्या को इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ती क्यों जा रही है, इसे इग्नोर आखिर क्यों किया जाता है, किस तरह से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर एक कपल में इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, एक महिला जब कंसीव करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, अगर वो लगातार 1 साल तक कोशिश करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, तो उसे कहीं ना कहीं इनफर्टाइल करार दिया जाता है और ये इग्नोर कर दिया जाता है सोसाइटी की ओर से आज भी हमारे समाज में कि समस्या पुरुष से भी जुड़ी हो सकती है। तो यहां मैं डॉक्टर अंकेश साहित्य को ऐड करूंगी, उनसे जानेंगे इस पूरे विषय क्यों ये समस्या इतनी बढ़ती जा रही है, लाइफस्टाइल इसमें कितना ज्यादा मैटर करता है और क्या कुछ इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर अंकेश साहित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। थैंक यू अंकिता, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम keen to answer your questions. सर, जिस तरह से आज हम इस विषय पर बात तो करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, मेरा कुछ खास एक्सपीरियंस मतलब आपको मैं क्या बताऊं। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट. आई एम ट्रेन्ड इन मुंबई फ्रॉम वाडिया मैटरनिटी एंड नायर हॉस्पिटल. आई हैव लर्नड व्हाटएवर आई हैव लर्नड इज फ्रॉम दीस बीएमसी एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मुंबई में फॉर द लास्ट 11 years एंड आई स्पेशलाइज इन इनफर्टिलिटी, पीसीओडी जो होता है, इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी. ये मेरा फॉर एग्जांपल दिस इज माय forte which I practice in and I'm more than that's enough. I want to just get on to the live and help the viewers who are online. बिल्कुल। तो आज का जो हमारा विषय है, उस विषय को अक्सर हमारी सोसाइटी इग्नोर कर देती है और अगर किसी कपल में इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, अगर कोई महिला कंसीव नहीं कर पाती है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो है एक महिला को उसके लिए दोषी करार दिया जाता है और मेल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है, मेल इनफर्टिलिटी को। तो आज हम समझना चाहेंगे आखिर मेल इनफर्टिलिटी है क्या। बिल्कुल। सो आपने एकदम सही फरमाया। 99% लोग यही सोचते हैं कि कमी औरत में है, लेकिन मेल इनफर्टिलिटी एक बहुत ही बड़ा आश्रय है। आप यकीन नहीं करेंगे, इवन इन द लास्ट अभी 3-4 दिन में मैंने ऑफकोर्स 15-20 पेशेंट देखे होंगे इनफर्टिलिटी के, उसमें से 50% में बिकॉज ऑफ द मेल फैक्टर। अभी मेल इनफर्टिलिटी बहुत क्लासिफाइड होता है। एक तो होता है स्पर्म फैक्टर। अगर स्पर्म फैक्टर कम है तो स्पर्म की काउंट लो सकती है, स्पर्म की मोटिलिटी लो सकती है। सो जब काउंट लो होती है, इट्स कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया, लो काउंट अंडर 20 million, एस्थेनोस्पर्मिया, लो मोटिलिटी, जो स्पर्म की जो मोशन होती है दैट इज स्लो। थर्ड थिंग इज स्पर्म्स आर इरेगुलर इन लुकिंग। इरेगुलर मतलब मॉर्फोलॉजी, उनका टाइप भी इरेगुलर होता है, वो हेल्दी नहीं होते। दैट्स कॉल्ड टेराटोजोस्पर्मिया। एक वेरिएंट आता है जिसे कहते हैं ओट्स, ओलिगो, टेराटो, एस्थेनो, मतलब तीनों। आदमी के काउंट लो है, मोटिलिटी लो है और मॉर्फोलॉजी भी लो है। दिस इज सीन वेरी कॉमनली एंड दिस इज अ क्लियर कट फैक्टर फॉर इनफर्टिलिटी। हम औरत के ब्लड टेस्ट करते हैं, उनकी सोनोग्राफी करते हैं, एक्सरेज करते हैं, सब नॉर्मल आता है, लेकिन ये हम करना भूल जाते हैं बहुत सारे पेशेंट्स का। तो यू शुड ऑलवेज इन्वेस्टिगेट बोथ द पार्टनर्स इक्वली। आप कभी कभी यकीन नहीं करेंगे, the wife has to undergo procedures because of the husband's low sperm count. It's a male factor over here. तो बेसिकली एक तो ये स्पर्म क्वालिटी हो गई, दूसरी होती है कॉइटल इनफर्टिलिटी, मतलब सेक्स इंटरकोर्स करने में कुछ तकलीफ होती है, या तो इरेक्शन स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, या जो अपनी
पीनिस की जो लेंथ है या पीनिस की जो साइज है उस पर कोई इफेक्ट होती है। लेकिन ज्यादा करके हम लोग को मतलब दोनों केसेस मिक्स्ड आते हैं। एक तो सेक्सुअल डिसफंक्शन, सेक्सुअल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, परफॉर्मेंस एंजाइटी। मतलब आदमी को लगता है कि उसको अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट करना है क्योंकि उसके उसकी भाई की वाइफ प्रेग्नेंट है या उसके फ्रेंड की प्रेग्नेंट है, तो ये कहते हैं साइकोलॉजिकली दे गेट इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस एंजाइटी। ये बहुत ही कॉमन है, लोग बात नहीं करते इसके बारे में, लेकिन मैंने कई केसेस देखे हैं इवन इन मेनी मेनी नोन फैमिली फ्रेंड्स एंड cousins and everyone. I have also seen that they have complaints of performance anxiety. This is one thing. And the second thing is the sperm factor. अभी स्पर्म फैक्टर के कई कई वजह होते हैं। पहले तो हार्मोन्स, जो आदमी के जो हार्मोन्स होते हैं वो ठीक नहीं होते। जैसे फीमेल के हार्मोन्स होते हैं ऐसे आदमी के भी हार्मोन्स होते हैं, तो वो भी हार्मोन के ब्लड टेस्ट जैसे कि LH, FSH, प्रोलैक्टिन, थायराइड, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब भी टेस्ट करने पड़ते हैं। एंड अगेन देयर आर वेरियस अदर थिंग्स दैट विच कैन बी लिटिल लॉन्ग स्टैंडिंग, जैसे जेनेटिक कॉजेस। मतलब आदमी जब अपनी माँ के पेट में था तभी से ही उसको जो हार्मोन सप्लाई है डिफेक्टिव थी, तो जेनेटिकली ही कैन हैव अ प्रॉब्लम ऑफ हैविंग लो स्पर्म काउंट। कभी कभी दे कैन बी अ ब्लॉकेज। ब्लॉकेज क्या होती है? मतलब स्पर्म टेस्टिस में बन रहे हैं, जो टेस्टिस होते हैं उसमें स्पर्म बन रहे हैं, लेकिन जो स्पर्म बाहर आते हैं, स्पर्म मतलब शुक्राणु, फॉर द व्यूअर्स आई कैन से जो हिंदी में सुन रहे हैं, तो जो शुक्राणु है वो डिफेक्टिव होते हैं, लेकिन टेस्टिस के स्पर्म्स अच्छे होते हैं। मतलब टेस्टिस और बाहर आने के चक्कर में कोई तो ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज कैन बी एट द टेस्टिकुलर लेवल, इन द वास डिफरेंस, मल्टीपल ट्यूब्स होते हैं। तो जहां पे ब्लॉक है हमको वो चीज को डायग्नोस करना है। तो एक सोनोग्राफी आती है, सोनोग्राफी ऑफ द टेस्टिस, स्क्रोटम, सोनोग्राफी विद कलर डॉपलर। तो ये भी बहुत ही एडवांस चीजें होती है जो दिखाती है कि ब्लड सप्लाई कैसी है टेस्टिस को। तो ब्लड सप्लाई जब अच्छी नहीं होती है तो यू कैन लुक फॉर वेरिकोसिल। वेरिकोसिल इज अगेन अ वेरी वेरी कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉजिंग लो फर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट, बिकॉज ऑफ जो वेन्स होते हैं टेस्टिस में वो सूज जाते हैं, दे स्वेल अप, दे डायलेट, दिस इज कॉल्ड एज वेरिकोसिल। तो इसकी भी सर्जरीज आती है, इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है, वो सूजन को सीधा करना पड़ता है ताकि स्पर्म अच्छा बने। क्योंकि जो स्पर्म्स है वो जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर होते हैं, जैसे आपको पता है। तो बेसिकली टेस्ट द स्पर्म्स रिक्वायर 1 डिग्री टेम्परेचर लेसर। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन स्पर्म फॉर्मेशन। सो ऑलवेज द टेस्टिस शुड बी आउटसाइड द बॉडी। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास केसेस आते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस, जो आदमी के बचपन से वो टेस्टिस नीचे उतरे ही नहीं है, इट्स वेरी कॉमन। अगर आप 100 बच्चों को एग्जामिन करेंगे, जो 100 न्यूबॉर्न बेबी बॉयज है, उसमें से 2-3 में ये रह सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंकिता कि पहले से हमको ये जो टेस्टिस है इसको नीचे हमको लाना है बाय सर्जरी। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो देयर आर वेरियस कॉजेस। तो मेरा बस यही मानना है कि जब आप हिस्ट्री लो, जब कोई इनफर्टिलिटी पेशेंट आए, यू आस्क अबाउट द सेक्सुअल हिस्ट्री कि हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्स हो रहा है, सेक्स हो रहा है, हफ्ते में कितनी बार हो रहा है। अगर सेक्स हो रहा है तो उसका जो सीमेन है वो बाहर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है या सेक्स नहीं हो रहा है, वो एक क्लासिफिकेशन है। अगर दूसरा सेक्स नॉर्मली हो रहा है, वो बहुत खुश है, सब सेटिस्फाइड है, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है, तो माँ वाइफ के साथ साथ इवन हस्बैंड का सब सीमेन काउंट, स्पर्म टेस्टिंग सब करना चाहिए। उसके बगैर आपकी फाइल इनकम्प्लीट है। जी, और अगर हम आज के प्रेजेंट लाइफस्टाइल की बात करें तो ये बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस तरह से जो मेल इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ती जा रही है, या टोटल कपल इनफर्टिलिटी की हम बात करें, जो समस्या बढ़ती जा रही है। एब्सोल्युटली, आपने बहुत ही सही फरमाया। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना इम्पैक्ट होता है लाइफस्टाइल का। लाइफस्टाइल में बेसिकली 3 चीजें आती है। फर्स्ट इज डाइट, देन योर फिजिकल एक्टिविटी, एंड थर्ड इज स्लीप। आप यकीन नहीं करेंगे ये लॉकडाउन का फेज इतना बैड रहा है कुछ लोगों के लिए। पहले तो वर्क फ्रॉम होम, बहुत लोग को वर्क भी नहीं है, बहुत लोग को मतलब किसी का घर छोटा है तो हस्बैंड वाइफ फैमिली सब 6-7 लोग एक ही घर में बैठे हैं, सुबह शाम दिन रात, तो थोड़ी फ्रिक्शन भी हो सकती है बहुत बार बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इन जॉइंट फैमिलीज, बिकॉज ऑफ न्यूली मैरिड, पोस्ट मैरिटल सम प्रॉब्लम विथ हस्बैंड वाइफ, सम मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स। साइकोलॉजिकली नो मैटर हाउ यू आर लुकिंग गुड एट योर वेडिंग, बहुत खुश हो आप, लेकिन अगर आपका मन आपके साथ नहीं है तो बहुत मुश्किल है ये। तो इंटरकोर्स और सेक्स करना तो ये बहुत ही मन की बात है, नंबर 1 वो। सेकेंडली डाइट, अगर आपकी डाइट अनहेल्दी है, अगर आप बहुत ही फैटी फूड्स, कोलेस्ट्रॉल, अगर आप ओवरवेट है, अगर आपका वेट फॉर एग्जाम्पल अभी एवरेज इंडियन आदमी का हाइट हो जाए 5'7", 5'8", अगर आपका वेट है अबव 80 kgs, 90 kgs, यू आर क्लियरली ओवरवेट। So basically because of being overweight,
it's difficult to get erection, difficult to have intercourse, difficult to release semen over there. Thirdly, sleep. अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, for example because of stress, because of overworking, because of just being difficulty in sleeping, because of any psychological cause, it is difficult to have erection, difficult to have sex, and this will definitely affect the hormones. और अगर hormones affect हो जाएंगे तो definitely sperm count भी affect हो जाएगा. और जैसा कि मेरा अगला सवाल यही था कि मेल इनफर्टिलिटी के लिए अगर कोई कपल जा रहे हैं या फिर कोई मेल जा रहा है तो उसे किस तरह के डायग्नोसिस की ओर जाना चाहिए? हालांकि थोड़ा बहुत आपने पहले में बता दिया है, लेकिन मैं एक बार फिर चाहूंगी कि अच्छे से आप बताएं कि डायग्नोसिस क्या है इसका. सो बेसिकली अगर स्पर्म काउंट के ऊपर है तो मतलब आपको एक सीमेन रिपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसे कहते हैं सीमेन एनालिसिस. इसके लिए एटलीस्ट 3-4 दिन पहले, टेस्ट के पहले आपको कंप्लीटली एब्सटेन करना है. नो मास्टरबेशन, नो सेक्स. जब आपका सैंपल रिपोर्टिंग आएगा तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अंकिता, जैसे कि सीमेन वॉल्यूम होना चाहिए 2 ml के ऊपर. अगर 2 ml के नीचे इट्स लो वॉल्यूम. सेकंड इज विस्कोसिटी, कैसा थिक होता है वो कोएगुलम जो निकलता है, अगर बहुत थिक है इट्स नॉट गुड. थर्डली स्पर्म काउंट शुड बी एटलीस्ट अबव 20 million. इट्स अ स्टैंडर्ड known thing in the WHO. above 20 million per ml should be the sperm count. थर्ड इज मोटिलिटी. अभी कई किस्म की मोटिलिटी होती है, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, इमोटाइल स्पर्म्स. तो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी वाले जो स्पर्म्स है शुड बी अबव 30%, मतलब आपका 100% में 30% शुड बी एक्टिवली मोटाइल स्पर्म्स. फिर मॉर्फोलॉजी, एटलीस्ट आपके 5% स्पर्म्स नॉर्मल होने चाहिए. स्पर्म्स नॉर्मल होने चाहिए, काउंट होना चाहिए अबव 20 million, और आपका मोटिलिटी तो मैंने बताया. ऑल्सो ये सीमेन का काउंट है, इसमें दिखाते हैं पस सेल्स. अभी जो पस सेल्स होते हैं इसमें बेसिकली अगर इंफेक्शन है तो यू हैव टू गिव एंटीबायोटिक्स. अभी जब ये ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं तो ऐसा रिपोर्ट आपका गायनेकोलॉजिस्ट पढ़ेगा. डिपेंडिंग ऑन सीइंग द रिपोर्ट ही विल टेल यू व्हाट मेडिकेशन टू टेक फॉर व्हाट कंडीशन. तो उस हिसाब से मतलब डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन बन सकते हैं. जी. और जैसा हम देखते हैं कि अगर वुमेन की इनफर्टिलिटी की बात होती है तो कहा जाता है कि एज के साथ जो एग की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होती है. तो क्या मेल में भी ऐसा होता है कि एजिंग मतलब बढ़ती उम्र के साथ कहीं ना कहीं उनकी फर्टाइल हेल्थ पे असर बहुत ज्यादा पड़ने लगता है? डेफिनेटली. नाउ अनफॉर्चुनेटली ये वुमेन्स में जल्दी होता है. लाइक अ वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 35-40 धीरे धीरे उसके एग काउंट से कम ही हो जाते हैं. इसके लिए एक ब्लड टेस्ट भी है, AMH, ओवेरियन रिजर्व की एक ब्लड टेस्ट है, और हल्के से ये धीरे धीरे कम हो जाती है मात्रा में, मतलब इट्स डिफिकल्टी टू गेट प्रेग्नेंट. मेल में ये थोड़ा लेट होता है, इट्स कॉल्ड एंड्रोपॉज. जैसे वुमेन में होता है मेनोपॉज, मेन में होता है एंड्रोपॉज. नाउ आई हैव सीन सम पेशेंट्स इवन एट द एज ऑफ 70 हैविंग गुड सेक्स लाइफ, गुड इरेक्शन. बट देयर आर सम पेशेंट्स यूजुअली आफ्टर 55-65 के बाद ये आपका इरेक्शन स्ट्रेंथ, आपका स्पर्म वॉल्यूम, स्पर्म काउंट ड्रॉप हो ही जाता है. अगर आप सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, ओवरवेट हो, ज्यादा आप फैटी फूड्स खाते हो, ओवरवेट है, तो ये जल्दी भी हो सकता है. बट डेफिनेटली मेन में होता है, लेकिन वुमेन से थोड़ा डिलेड होता है, 15-20 ज्यादा लेट होता है, साल के बाद होता है. जी. और अगर बहुत ज्यादा अधिक कंजप्शन हो टोबैको का तो क्या इससे स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट होता है? डेफिनेटली 2-3 चीजों से होता है. अगर आपका सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज्यादा है, या जो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं मैरिजुआना स्मोकअप करते हैं, इससे डेफिनेटली अफेक्ट हो सकता है. एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली बीइंग ओवरवेट. इफ यू आर मॉर्बिडली ओबेस अबव 100 kgs, 95 kgs, तो आपको स्पर्म काउंट, स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे इफेक्ट हो सकता है. एंड ऑल्सो कभी कभी फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मेन ना they are not they are wearing some sort of underwear जो बहुत ही हीटी होता है, नॉन कॉटन अंडरवेयर होता है, बहुत ही टाइट अंडरवेयर पहनते हैं. सो इससे क्या हो सकता है, इससे बेसिकली स्पर्म काउंट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट होता है, और बहुत ही जल्दी यू विल हैव डिटोरेशन. और इससे वैरिकोसील जो मैंने आपको समझाया था 10 मिनट पहले, वो वैरिकोसील की जो सूजन आती है तो इससे स्पर्म काउंट अफेक्ट हो सकती है. दिस इज ऑल टेम्परेचर बेस्ड. जी. और यहाँ पर सुधांशु जी ने सवाल किया है कि क्या बहुत ज्यादा कॉफी पीने से भी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी पर असर पड़ता है? अभी हमारा एक पेशेंट था हाल ही में, उनका इशू था, वो दिन में 3 कप ब्लैक कॉफी पीते थे एंड सिगरेट पीते थे ऑलमोस्ट हाफ पैकेट अ डे. तो यस, वी हैड नोटिस्ड द स्पर्म काउंट डिफरेंस. सो बेसिकली कैफीन, निकोटीन सिगरेट स्मोकिंग में जो है, दिस कॉजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन. जो ब्लड वेसल होती है, जो टेस्टिस को जो ब्लड मिलती है, जो ब्लड सप्लाई होती है, वो सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है. लेकिन ये बॉडी में ओवर होती है, हार्ट में भी होती है,
लेकिन टेस्टिस में देखा है। और अगर कुछ बचपन में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस, मम्स, तो इससे भी हो सकती है। So we have definitely seen male infertility with these things like caffeine, nicotine in excessive amounts. लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, वो बहुत कॉफी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है उनको। जी। So there is no confirmation कि ये उसी से होता है। Some people are very lucky. And someone is asking कि क्या टेंशन लेने से भी होता है? टेंशन लेने से साइकोलॉजिकली इरेक्शन स्ट्रेंथ, इरेक्शन, सेक्स लाइफ इज अफेक्टेड वेरी बैडली फॉर श्योर। अभी आई एम प्रैक्टिसिंग सेक्सोलॉजी सिंस ऑलमोस्ट 3 years. आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स, दे आर लुकिंग हेल्दी, फिट, स्मार्ट लग रहे हैं, एकदम वेल ड्रेस्ड है, फिजिक भी अच्छा है, बट बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि बच्चा करना है, बच्चा नहीं हो रहा है, इस महीने बच्चा प्लान करना है, ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी चीजें होती है वो शांति से होती है और टाइम लेके होती है। नथिंग गुड हैपेंस इजी। सो टेंशन लेने से डेफिनेटली स्पर्म काउंट तो नहीं, लेकिन सेक्स लाइफ अफेक्ट हो सकती है। जी। और अगर स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाना है, इनहैंस करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जो आपकी डाइट है, आपको वेट कम करना है, आपको थोड़ा मतलब काइंड ऑफ फूड्स कम करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, फिजिकल एक्टिविटी। जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वेट्स करते हैं, उनका जो नॉर्मल का बॉडी का एंडोजीनियस जो टेस्टोस्टेरोन है वो बढ़ता है, तो उसके बाद उनका स्पर्म काउंट, स्पर्मोजेनेसिस बढ़ जाता है। फिर डाइट शुड बी अ गुड डाइट। यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फैटी फूड्स, कोलेस्ट्रॉल, जो आपकी जो ऑयली फूड्स है वो कंट्रोल। घर की सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स वो कर सकते हैं। और बहुत सारे टैबलेट्स आते हैं मार्केट में, तो ये बहुत ही बड़ी मार्केट है इसके लिए। एंटीऑक्सीडेंट्स जो कहते हैं इसको, एंटीऑक्सीडेंट्स, कोएंजाइम, Q10, जिंसिंग, तो बेसिकली ये सब से भी मतलब जो विटामिन सप्लीमेंट्स है, इससे सबसे भी स्पर्म काउंट की काउंट और मोटिलिटी हम लोगों ने देखा है इंप्रूवमेंट होता है, और प्रेगनेंसी भी जल्दी रुक जाती है। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई खुद से ना खाए, यू प्लीज गो टू अ डॉक्टर एंड गेट अ प्रिस्क्रिप्शन। आई डोंट वांट टू, इट्स नॉट अ जनरल थिंग सबको खाना है। जी। और एक और सवाल भी इससे ही मिलता जुलता है कि हैविंग सेक्स व्हाइल बीइंग स्ट्रेस्ड इज गुड और नॉट? Now there are 2-3 stools to this. Some people have noticed that having intercourse during stress is good. It releases endorphins. आदमी को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप सेक्स कर पाते तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस है कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा मुश्किल है आपको सेक्स करना। तो मतलब डिपेंड्स को आपको किस चीज का स्ट्रेस है। और जैसा आप बता रहे टेंशन और स्ट्रेस के बारे में, एक सोशल स्टिग्मा भी है, इसीलिए शायद जो मेल इनफर्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा इग्नोर भी की जाती है आज हमारी सोसाइटी में। इससे आप कितना ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं एज अ डॉक्टर? अभी आई टेल यू, बात नजर आने की बात है। अभी बहुत लोग को मतलब अभी ईगो होता है, सम फैमिली सम मेल, कि हम हमारा कुछ रॉन्ग नहीं, हम नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो वाइफ की पूरी फाइल इतनी मोटी होती है और हस्बैंड ने शायद एक बार स्पर्म टेस्ट किया है, कभी नहीं किया, तो वो बोलेंगे कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरा सब अच्छा है, लेकिन वो कभी टेस्ट नहीं करते। तो एक्चुअली वी हैव टू कन्विंस द वाइफ, द हस्बैंड को कन्विंस वाइफ करती है घर जाके कि प्लीज आप स्पर्म टेस्ट करो, और यकीन नहीं करेंगे उनका काउंट आता है इतना लो, 1 million, 3 million, जो नॉर्मल 20 million है। तो सोशल स्टिग्मा से ज्यादा हमारा थोड़ा देश थोड़ा इट्स नॉट सो वुमेन सेंट्रिक, इट्स मोर फेवर्स द मेन, अनफॉर्चुनेटली ये अभी बात। लेकिन ये भी चेंजेस आ रहे हैं, मैंने ऑब्जर्व किया कि अभी थोड़ा बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ communication, things are better. But olden times in India, it was considered only a female factor, not a male factor. और इसमें ART कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है? It's very very helpful. अगर आपको लो स्पर्म काउंट है, आपको स्पर्म मोटिलिटी में कमी है, अगर आप अच्छे सेंटर पे जाए, हमारे सेंटर पे हम लोग IUI बहुत करते हैं। IUI क्यों करते हैं? क्योंकि जब मेल का जो कोई फैक्टर है, अगर इरेक्शन नहीं आ रहा है अच्छे से, अगर सेक्स नहीं हो रहा है लेकिन इरेक्शन आ रहा है, ही कैन मैस्टरबेट बट उसको सेक्स नहीं हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर काउंट में थोड़ा स्पर्म्स लो है और मोटिलिटी थोड़ा कम है, IUI में स्पर्म को, सीमेन को वॉश करते हैं, और जो हाईली मोटाइल स्पर्म्स है जो ऊपर आते हैं वॉश सैंपल में, वो इंजेक्ट करते हैं हम विद रबर कैथेटर इन द फीमेल इन द यूट्रस। तो बहुत फर्क पड़ता है इससे, एंड पेशेंट्स आर नोन टू कंसीव। दिस इज नॉट प्रॉपर ART में IVF और ICSI भी आता है। अगर स्पर्म काउंट बहुत ही लो है, 1 million है, या काउंट में मतलब बहुत ही कम मोटिलिटी है, तो वी डू वेरी ऑफन वी डू IVF। सो IVF में क्या करते हैं, ICSI करते हैं, जहां पे हम लोग एक्चुअली स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं इन द ओवा। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मेरे 1-2 वीडियोस है इसके,
यू कैन एनीवन कैन फॉलो एंड सी नीचे जाके इन माय इंस्टाग्राम फीड। तो इक्सी भी एक प्रोसीजर है, लेकिन बेसिकली मोस्ट कॉमन है IUI। इससे काफी सक्सेस रेट है, ऑलमोस्ट वेल टाइम्ड IUI में 25 से 30% का सक्सेस रेट मिल जाता है हम लोग को। जी। और यहाँ पे श्वेता जी ने सवाल किया है कि इज इट सेफ टू टेक कोविड वैक्सीन इफ वी आर ट्राइंग टू कंसीव, इज इट गोइंग टू अफेक्ट मेल स्पर्म काउंट? ये अभी हाल ही में एक स्टडी आई है कि किसी को अगर कोविड हो गया या वैक्सीन लिया है तो कम से कम 1.5 से 2 महीना कंसीव नहीं करना। ओके। और एक ने सवाल किया है कि क्या कुछ खाना चाहिए हमें स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए? नहीं, आप सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए। ऐसा बोलते हैं कि जो रेड मीट है वो रेड मीट कम कीजिए, आप अपना हेल्दी खाना खाइए, जैसे कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सैलेड, सूप्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन टी, things like that. Healthy fruits, vegetables, green vegetables are very very good, and maintaining a good body weight, maintaining your BMI, जो आपका body mass index है, वो करेंगे maintain with exercise. That's more important than eating anything specific. ओके। और क्या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन भी होती है जिस वजह से ये मेल इनफर्टिलिटी की समस्या होने लगती है, और इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है? या डेफिनेटली, अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई इशू है इन योर हेल्थ, योर जनरल हेल्थ, लाइक डायबिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इरेक्शन इज अ बिग इशू इन डायबिटीज। ब्लड प्रेशर में हार्ट पे अफेक्ट होता है, तो आप बहुत सारे मेडिकेशन जो वाइग्रा आता है वो नहीं ले पाते। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आई वुड पुट राइट ऑन टॉप। सेकेंड, इन्फेक्शन, दो इन्फेक्शन होते हैं। एक तो होता है बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस जो लंग्स में फैलता है, वो टेस्टिस को भी अफेक्ट कर सकता है। दूसरा इज वायरल मम्प्स। वायरल मम्प्स हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द टेस्टिस एंड लो स्पर्म काउंट। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ट्यूबरकुलोसिस, वायरल मम्प्स, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साइंटिफिकली प्रूवन है, जो लो स्पर्म काउंट और मेल इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। और बहुत सारे वजह है, जेनेटिक कॉजेज है, ये है वो है, बट वो लिस्ट ही खत्म नहीं होगी अगर मैं आपको शुरू करूंगा बोलना। बिल्कुल। और लक्ष्य ने सवाल किया है कि क्या लो स्पर्म काउंट की जो समस्या है वो डार्क चॉकलेट खाने से इम्प्रूव हो सकती है? ये ऐसा बहुत जगह लोगों को पढ़ने को मिलता है कि डार्क चॉकलेट। मैं आपको क्या बोलूं, अभी आजकल आई हैव सीन इंस्टाग्राम पे कितने पेजेस है कि ये खाओ, एवोकाडो खाओ, डार्क चॉकलेट खाओ, एफ्रोडिजियाक है, मूड बन जाता है। लेकिन आपको मैं सच बोलूं, अगर आपका दिमाग आपके साथ है ना, तो ये सब की जरूरत नहीं है। आप भले खाइए, एंजॉय कीजिए टेस्ट, लेकिन उससे आपको साइंटिफिकली अच्छा होने वाला है ये कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको। बिल्कुल। और अगर सप्लीमेंट्स की अगर हम बात भी करें तो सप्लीमेंट्स में वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स होने चाहिए अगर किसी को लेना चाहिए तो? Sure. So you should have a combination tablet with antioxidants. Coenzyme Q10 is very good. Vitamin B complex, B1, B6, B12 along with folic acid is very good. Vitamin E is very good. तो यूजुअली ये जो मिलते हैं टैबलेट्स मिलते हैं जो मेल इनफर्टिलिटी के मिलते हैं मार्केट में, यूजुअली इनमें ये सब होता ही होता है। जी। और अगर मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूँ कि फाइनल टेक अवेज क्या है हमारे तमाम फॉलोअर्स के लिए, दर्शकों के लिए, तो आप क्या बताएंगे? Don't have sex to have a baby only. If you have performance anxiety, if you have any form of premature ejaculation, if you have any form of erectile dysfunction, आप स्ट्रेस मत लीजिए, सब ट्रीटेबल है, सब जो मैंने कहा ट्रीटेबल है। यू रिक्वायर टू गो टू अ सेक्सोलॉजिस्ट। अभी हाल ही के टाइम तो हम लोग सिर्फ ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं, कोई क्लिनिक में बहुत कम पेशेंट्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड। जितने आ रहे हैं वो हमारे मैटरनिटी प्रेग्नेंट पेशेंट्स है जो चेकअप और डिलीवरी के आते हैं। बट यू टॉक टू अ सेक्सोलॉजिस्ट, हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। यू रिक्वायर काउंसलिंग, यू रिक्वायर असेसमेंट, एंड आफ्टर असेसमेंट यू रिक्वायर इवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट। तो सब कुछ ट्रीटेड है, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम है और डॉक्टर से बतानी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या आपको लग रहा है, क्या आपको फीलिंग हो रही है, आपका जो सच है, जो आप बेडरूम में आपको जो डिफिकल्टी हो रही है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है, आपको क्या डर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आदमी के, जो हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 18-19 टू द एज ऑफ 35-40, कि क्या तकलीफ हो रही है सेक्स लाइफ में, बिकॉज सेक्स इज बेसिकली द सेंस ऑफ लाइफ। सेक्स बेसिकली इज ऑल्सो मेंट फॉर प्रोक्रिएशन। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे देश की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, तो डेफिनेटली बहुत लोग ने सेक्स किया होगा इधर। बात यह है कि जो सच है वो सामने आओ। कीप योर बॉडी हेल्दी, कीप योर वेट एडिक्वेट, ईट वेल, एक्सरसाइज डेली, मेडिटेट इफ यू कैन, कीप योर माइंड स्ट्रॉन्ग। यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम अगर ये आपके साथ में रहेगा।
और एक आजकल जो एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, एम्ब्रियो फ्रीजिंग है या एग फ्रीजिंग है, ये कितना सफल होता है? वेरी 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 गुड। सपोज कोई लेडीज आती है एट द एज ऑफ 33-34 के, उसको शादी को अभी भी 2-3 साल है, लेकिन शी इज वरिड अबाउट हर एग काउंट फॉलिंग। तो EMH जो होता है, जो एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है, जो होता है मां बनने की क्षमता, ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई भी औरत मतलब पैदा होती है तो उसके बेसिकली उसकी ओवरीज में एक फिक्स नंबर ऑफ जो होता है एग्स रहता है। तो अगर उसका AMH काउंट घट रहा है, आफ्टर 32 उसका काउंट हो रहा है से अंडर 2 जा रहा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो अंडरस्टैंड कि ये जो काउंट 2 के नीचे कम हो रहा है, ये और कम हो सकता है अगले 2-3 साल के बाद। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो अपने एग्स फ्रीज कर दे, एग्स फ्रीज कर देगी, तो व्हेन शी इज 37-38 वो एग्स रहेंगे सेम है, 32 के रहेंगे, क्वालिटी उनकी वही रहेगी। तो एग फ्रीजिंग इज अ वेरी गुड थिंग इफ योर मैरिज इज डिलीड, एंड बाद में वो एग्स को फर्टिलाइज करके विथ अ पार्टनर स्पर्म वो एम्ब्रियो डाल सकते हैं अंदर। लेकिन उसको याद करना पड़ेगा कि इट्स गुड टू डू द एग फ्रीजिंग बिफोर 34-35, क्योंकि उसके बाद एग क्वालिटी गिरती है। मेन में सेम करते हैं। अगर मेन को फॉर एग्जाम्पल स्पर्म काउंट लो है, या कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, या कोई रेडिएशन थेरेपी शुरू करने वाले, या कोई कैंसर ट्रीटमेंट शुरू करना है, तो उसके पहले अपना एग फ्रीजिंग करना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे कुछ पेशेंट्स जो हस्बैंड ट्रैवल करते रहते थे, वो फीमेल आती थी हमारे पास चेकअप के लिए, क्योंकि उसका हस्बैंड का स्पर्म फ्रोजन था हमारे लैब में। तो व्हेन शी हैड IVF और IUI, हमने सिर्फ उसका स्पर्म यूज किया एंड दे गॉट प्रेग्नेंट विदाउट द हस्बैंड बीइंग हियर। ओके। सो बोथ आर वेरी गुड ऑप्शंस एंड वी डू इट एट आवर सेंटर रेगुलरली। और यही वजह है कि आज जो सेलिब्रिटीज है वो बहुत ज्यादा इस ओर जा रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं इस ऑप्शन को। Many celebrities have come forward to us also, and egg freezing is a very good option, and it's very good. They have relaxed कि अभी हम लोग 3-4 साल भी बाद आ सकते हैं। या और एक और सवाल ले लेती हूँ, किसी ने पूछा है कि क्या मेडिसिन के थ्रू स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? It depends which parameter, क्योंकि क्वालिटी के बहुत सारे पैरामीटर्स है। there is count, motility, there is there is morphology। तो डिपेंड्स आपको क्या है डिफेक्ट, उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। ऐसा कोई जेनरिक टैबलेट नहीं है कि एक टैबलेट खाया सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। आफ्टर डॉक्टर सी योर रिपोर्ट्स, ही विल एडवाइज यू। बिल्कुल। और एक मेरा सवाल, जो आज के प्रेजेंट सिनेरियो का हम सामना कर रहे हैं कोविड का, तो क्या कोविड का असर फर्टिलिटी पर भी पड़ रहा है या पड़ता है? अभी नाउ बेसिकली ज्यादा कुछ हमने देखा नहीं है। अभी हाल ही में मेरे 2-3 प्रेग्नेंट पेशेंट्स भी कोविड पॉजिटिव थे, बट टच वुड एवरीथिंग इज फाइन। दे आर रिकवर्ड नाउ, दे हैव द एंटीबॉडी काउंट, दे हैव एवरीथिंग इज फाइन। बट अभी देखो, ये बीमारी ऐसी बढ़ रही है, ऐसे म्यूटेशंस हो रहे हैं अंकिता, कि आप यकीन नहीं करेंगे, हम जो फॉलो करते हैं लैंसेट जर्नल जो USA का है, हर हफ्ते नया आर्टिकल आ रहा है, हर हफ्ते नए रिसर्चेस हो रहे हैं। प्रेगनेंसी में वैक्सीन दे नहीं दे, लैक्टेशन में वैक्सीन दे नहीं दे। लेकिन अभी कंसेंसस जो फॉर्म हुआ है कि अगर किसी ने वैक्सीन लिया है या कोविड हुआ है, एटलीस्ट 1.5-2 महीना तक बच्चा प्लान मत करो। इससे इफेक्ट क्या होता है स्पर्म पे, नो वन नोज। एग पे क्या होता है, नो वन नोज। इसकी डिजीज इतनी नहीं है, फिर भी 1 साल में इतना रिसर्च नहीं हुआ है जितना हो सकता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही लंबा चलने वाला है अभी। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी रखनी चाहिए एक कपल को? फिलहाल अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो पैंडेमिक की बात करें, तो maintain the normal precautions, social distancing, hand hygiene, wear a mask, be positive, and if you want to plan a child. If you have any obstruction like COVID in the middle, talk to your gynecologist, they will accordingly guide you. अभी आप यकीन नहीं करेंगे, ये मेरा ओपिनियन है इस सब का। आप किसी और से बात करेंगे, उसके कोई और ओपिनियंस होंगे, तो यू हैव टू ट्रस्ट द पर्सन यू फॉलो। अगर आप मल्टीपल ओपिनियंस लेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने बहुत सारी जानकारी हमारे आज दर्शकों को दी है मेल इनफर्टिलिटी के मुद्दे पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंकिता, गॉड ब्लेस, एंड आई एम हैप्पी यू कॉल्ड मी। थैंक यू सो मच। थैंक्स डॉक्टर, थैंक यू। गुड नाइट।
तो आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर अंकेश ने बताया कि मेल इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, क्या होती है, किस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, और उन्होंने एक फ्रीजिंग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में बताया कि अगर आज के प्रेजेंट लाइफस्टाइल की बात करें, लोगों की सोच की बात करें, जो करियर ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, शादी के बहुत साल बाद अगर वो बच्चे के बारे में सोचना चाहते हैं तो वो या तो एक फ्रीजिंग एक महिला ऑप्ट कर सकती है या फिर एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसे इम्प्रूव करना आप चाहते हैं तो आप सप्लीमेंट्स की ओर भी रुख कर सकते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है तो ऐसे में जेल्दी का सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं, वाइटालिटी फॉर मेन, जो पुरुषों की जो प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाता है, क्वांटिटी को बेहतर बनाता है। तो ऐसे में आप वाइटालिटी फॉर मेन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सप्लीमेंट के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए या सप्लीमेंट को लेकर आप डिलेमा में हैं, कंफ्यूजन है आपके मन में, तो आप हमारे इंस्टा हैंडल पेज पे जाकर इससे रिलेटेड तमाम वीडियोस देख सकते हैं, या फिर अब आप हमारे यूट्यूब हैंडल पेज पर, जल्दी के पेज पर जा सकते हैं यूट्यूब पर, वहां भी हमारे सप्लीमेंट्स को लेकर तमाम तरह के वीडियोस है और इस सप्लीमेंट की किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं है। और अगर आपके मन में सवाल है तो आप जरूर विजिट कीजिए, हमारा यूट्यूब का पेज भी विजिट कीजिए और IGTV पर हमारे तमाम वीडियोस है इंस्टा हैंडल जल्दी कनेक्ट पर। तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। और अगर आप भी किसी टॉपिक पर जानना चाहते हैं, डॉक्टर की राय क्या है, वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं उस विषय पर और किस तरह से उस विषय का जो डायग्नोसिस है वो हो सकता है, तो उस विषय के बारे में आप हमें बताइए। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 636-636-3030 पर। तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक अगले और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज स्टे विद सेल्दी। थैंक यू।